नमस्कार। यूजीसी एचआरडीसी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़। मैं डॉक्टर जादव एकनाथ गणपति, हिंदी विभाग, श्री ढोकेश्वर कॉलेज, टाकळी ढोकेश्वर, तालुका पारनेर, जिला अहमदनगर, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, पुणे, महाराष्ट्र से हूँ। देखो दोस्तों, आज हम देख रहे हैं कविता, जो साहित्य की एक विधा है। साहित्य में बहुत सारे विधाओं का प्रचलन है, उसमें से एक कविता है। कविता का टाइटल है रोटी और संसद। रोटी और संसद, यह धूमिल की कविता है। कविता देखने से पहले इस कविता का जन्म क्यों हुआ, इसके बारे में हमें सोचना बहुत जरूरी है। भारत आजाद हुआ 1947 में, पर आजादी के पहले जो आजादी के लिए अपनी जान देने वाले या समाज कार्य के लिए अपना जीवन समर्पण करने वाले जो भारतीय नेता थे, आजादी मिलने के बाद उनमें जो परिवर्तन हुआ या आजादी के बाद जो नेता लोग आए, उनमें जो स्वार्थ वृत्ति आई, इस वृत्ति को एक बुद्धिजीवी वर्ग कवि देखता है और अपनी कविता के माध्यम से कविता अभिव्यक्त करता है। आजादी के पूर्व जो भारतीय जनमानस ने नेताओं से जो अपेक्षाएं रखी थी, आजादी के बाद वो अपेक्षाएं पूरी न हो पाई या वह नेता उस तरह नहीं, उनका व्यवहार दिखाई नहीं देता। इस कारण इस कविता का जन्म हुआ। अब कविता में जो तीन व्यक्ति के बारे में धूमिल, जिनका पूरा नाम सुदामा पांडे है, कविता पढ़ते समय 2 मिनट में कविता पढ़ना हो जाती है, पर इस कविता में जो अर्थ है, जो कम शब्दों में अधिक अभिव्यक्ति रखने की जो क्षमता धूमिल अपनी कविता के माध्यम से करते हैं, इस कविता के माध्यम से हम समझ सकते हैं। कविता का टाइटल है रोटी और संसद। पहले हम कविता पढ़ लेते हैं, उसके बाद उस कविता का अर्थ हम जानेंगे। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा भी आदमी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ, यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। कविता यहाँ पर खत्म हो जाती है। कविता में तीन व्यक्ति के बारे में हमारे सामने कवि प्रस्तुत करते हैं। यह तीन व्यक्ति कौन कौन है, इसका वर्णन हम देखेंगे। जैसे कि एक आदमी रोटी बेलना, बेलने से तात्पर्य रोटी बनाने की क्रिया तक नहीं, हर वो वस्तु, हर एक वह ग्रह जिससे बनाने के लिए भारतीय समाज में प्रमुख रूप से हम तीन वर्ग की भूमिका इस कविता के माध्यम से रखते हैं। हर वो वस्तु जो बनाने का काम अपने श्रम के माध्यम से करता है, उसे हम एक आदमी कहते हैं जो रोटी बेलने का काम करते हैं। जिस तरह की किसान खेत में बीज बोता है, बीज का अंकुर, अंकुर के से फसल का निर्माण होता है, और वही फसल हम दुकान से खरीदते हैं और उस पर हम अपना उधर निर्वाह करते हैं। जिस सड़क पर हम चलते हैं, उस सड़क बनाने की पहली जो प्रक्रिया है, मजदूर वर्ग करता है। जिस भवन में हम बैठे हैं, इस भवन को बनाने वाला श्रमिक वर्ग है। या जो कारखाने में वस्तु बनती है, वो इलेक्ट्रॉनिक हो या और अन्य जो हमारे जीवन में उपयोग में आने वाली वो वस्तु है, जिसे अपने श्रम के माध्यम से वो श्रम करता है और श्रम के बलबूते पर ही वो बनती है। इसे हम एक आदमी रोटी बेलता है, इसका उदाहरण हम देख सकते हैं। दूसरा आदमी है, यानी एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है। अब ये रोटी खाने की जो प्रक्रिया है, भारतीय समाज में जो मध्य वर्ग है, उस मध्य वर्ग की अभिव्यक्ति या उस मध्य वर्ग की भूमिका या उस मध्य वर्ग की मानसिकता या उस मध्य वर्ग की व्यवहारिकता को यहाँ पर हमें दर्शाता है। जैसे कि मध्य वर्ग, जैसे कि हम दुकान पर जाते हैं और गेहूं लेकर आते हैं, ज्वारी लेकर आते हैं या कोई वस्तु लेकर आते हैं जो हमारे जीवन में उसका उपयोग हो या हमारे जीवन के लिए वो आवश्यक है, किंतु हमें ये नहीं पता होता है उस वस्तु बनने की प्रक्रिया किस तरह वो बनकर हमारे सामने आती है, उसे हमें कोई लेना देना नहीं है। मध्य वर्ग अपने पैसों के बलबूते पर वह पैसे देता है और उसका जो कोई मूल्य है, वो मूल्य लेकर वो वस्तु खरीद लेता है। मध्य वर्ग की भूमिका यही रहे कि बस अपने दायरे तक वो सोचता है।
ऊपर क्या हो रहा है उसे कोई लेना देना नहीं है, या जो गरीब आम व्यक्ति है उसके साथ क्या हो रहा है उसे कोई लेना देना नहीं है। वह सिर्फ अपनी सोचता है। जैसे कि हम देखते हैं कि मध्य वर्ग मॉल में जाता है, या किसी सोने की दुकान पर जाता है, या तरकारी लेने के लिए मार्केट में जाता है, या किसी बड़े दुकान पर जाता है, अपने आवश्यक वस्तुओं को लेकर आता है। यह आदमी रोटी खाना, खाने से तात्पर्य खाने तक नहीं है, हर वो वस्तु अपने जीवन के लिए वो पैसे, उसका मूल्य देकर वो पैसे खरीदता, वो वस्तु खरीदता है। उस वस्तु की बनने की प्रक्रिया, उस पर क्या श्रम है, इसका क्या, उसे कोई लेना देना नहीं, वह सिर्फ अपनी सोचता है। यह आदमी रोटी है। अब जो तीसरा आदमी है, अब यहाँ पर यह मजे की बात है, एक तीसरा आदमी है, वो जो रोटी, वो न रोटी बेलता है और वो रोटी न खाता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ, यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। 1947 के पूर्व नेताओं की भूमिका और 1947 के बाद जो हम प्रतिनिधि रूप में हम हमारे गांव से जो चुनकर हम मतदान करके उसे चुनाव के माध्यम से उसे हम जीत कर देते हैं, उसका वो एक काम होता है कि जिस परिवेश से हम जीत कर आए हैं उस परिवेश का विकास करे, उस परिवेश के लिए संसद तक या असेंबली तक अपना आवाज बुलंद करे। परंतु वास्तविकता कभी ये देखता है कि नेता अपनी स्वार्थ वृत्ति या स्वार्थ में किस तरह डूब गए हैं, और उनकी वो पोल खोलने का काम कवि इस कविता के माध्यम से करता है। जैसे कि यह नेता जब इलेक्शन आता है या कोई भी चुनाव आता है तो हाथ जोड़ता है कि भाई हमें मतदान दो, हमें मतदान दो। फिर व्यक्तिगत आता है, समूह के साथ आता है, और जब जीत जाता है हमें वो लॉलीपॉप दिखाता है कि भाई आपको मैं बेरोजगार से मुक्त करूंगा, आपके यहाँ पर ये डेवलपमेंट होगा, आपको ये सुविधा रहेगी, ये योजना रहेगी। परंतु आम व्यक्ति कहता है कि चलो आज मिल जाएगा, कल मिल जाएगा। यही स्वार्थ की नेता लोग कोई काम नहीं करते हैं। वर्तमान समय में तो सवाल करना भी गलत है। अगर हम सही को सही कहे और गलत को गलत कहे, ये कहने के बाद भी आप पर अलग अलग प्रकार के, आपके ऊपर अलग अलग केस दर्ज हो रही है। यही कविता इसका एक उदाहरण है कि ये 1947 के बाद लिखी गई है। आज हमारा पूरा भारत वर्ष आजादी को 75 वर्ष पूरे हो गए, इसकी एक अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। परंतु उसी भारत में यह कविता पूरे भारत में आज भी विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में या स्कूलों में पढ़ाई जाती है, क्योंकि आज भी ये परिस्थिति बदली नहीं है। इस कविता की यही एक उपलब्धि है कि बुद्धिजीवी वर्ग अपने युवाओं की जो आंखों पर जो पट्टी बंधी है उस पट्टी को वो खोलने का काम ये कविता के माध्यम से धूमिल करते हैं। धन्यवाद।